गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका, वेलकम। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है परख मॉडल सेट का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन। आपको यूट्यूब में हर एक तरह का वीडियो मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव का आंसर कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ये वीडियो खासकर आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है क्लास 12 फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए, जिनका एग्ज़ाम बस 4 दिनों बाद होने वाला है। ठीक है, आइए, पिछले बार हम लोगों ने परख के पांचों मॉडल सेट का एमसीक्यू देख लिया है। आपको अगर उनको देखना है तो आप जाएंगे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस CWH साइंस यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आपको सारा वीडियो लाइन से मिल जाएगा। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मेरे द्वारा लिखा गया है, आपके लिए बनाए हैं खासकर परख मॉडल सेट। जो 5 मॉडल सेट हैं उनका जो 1 वर्ड वाला आंसर है सब्जेक्टिव, याद रखिएगा। देखिए ये है सेक्शन बी, यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन बी का आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको इसमें 7 क्वेश्चन का आंसर करना है, याद होगा। पहला सेक्शन है एमसीक्यू का, जिसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको बनाना है 7 1 वर्ड वाले, 1 सेंटेंस वाले, 1 फार्मूला जो वही वाले, उस टाइप के छोटे, बहुत वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो वही उसी कड़ी में हम यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, दोनों यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं बच्चों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी लिखने के लिए कहा गया। क्या लिखा हम लोगों ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। दूसरा, एक एग्जाम्पल बोल रहा है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स वैसे सोर्स को बोलते हैं जैसे मान लीजिए किसी रूम में लाइट आ रही है और वो लाइट 2 सोर्स से आ रही है, एक कैंडल भी जल रहा है, एक बल्ब भी जल रहा है। तो अगर इन दोनों लाइट्स का जो फ्रीक्वेंसी है सेम हो, वेवलेंथ अगर सेम हो, या दोनों का कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस हो, तब वैसे सोर्स ऑफ लाइट्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और उसका एग्जांपल है लेजर। लेजर लाइट जो हम लोग देखते हैं ना खिलौनों में रहता है टॉयज में, वही लेजर लाइट इसका एग्जाम्पल है। तीसरा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दिया हुआ एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसका बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए। तो हम फार्मूला जानते हैं, ½ mv² बराबर 3 ev, ये दिया हुआ है हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला होता है ½ mv² बराबर ev0। यहाँ E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ ½ mv² का जगह 3 ev, यहाँ ev0, E से E कैंसिल हो गया, V0 हमारा निकल गया 3 वोल्ट। कितना छोटा क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जैक बोर्ड में फाइनल में आएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। आप इसको अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट कर बहुत मेहनत से आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। अभी सारा मटेरियल यूट्यूब पर फ्री दिया जा रहा है, इस मौके का एकदम भरपूर लाभ उठाइए, इसको जाने मत दीजिए अपने हाथों से। अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, इन विच बायसिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन फोटोडायोड वर्क्स। फोटोडायोड जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो पीएन जंक्शन डायोड है, वो कौन से बायसिंग में काम करता है? 2 तरह के बायसिंग पढ़े थे हम लोग, एक था फॉरवर्ड बायस, एक था रिवर्स बायस। देखिए इस तरह का ये पीएन जंक्शन का सिंबल हो गया, ई पॉजिटिव टर्मिनल है, ई नेगेटिव टर्मिनल है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अगर पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरा, इसको आप उल्टा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर सेल हमने लगाया है इसका टर्मिनल को उलट देना है। तो कहने का क्या मतलब होगा बच्चों, अगर
हम पीएन जंक्शन के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पीएन जंक्शन के एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तब इस तरह के बायसिंग को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो फोटो डायोड है किस बायसिंग में काम करता है। तो हम लोग जानते हैं फोटो डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में काम करता है, इस तरह के बायसिंग में वो काम करता है। तो आंसर हो जाएगा 29 का रिवर्स बायसिंग। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन का नंबरिंग दिया गया है वो 26 से शुरू हुआ है। आपने इस बात को गौर किया? देखिए 26 नंबर से शुरू हो रहा है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, क्योंकि 1 से 25 तक है MCQ, उसके बाद 26 से लेकर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 7 क्वेश्चन आपको बनाना है। हालांकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किया गया है क्योंकि एग्जाम में भी आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 7 बनाने होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपके पास 2 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस एट रेस्ट। 2 चार्ज हैं, दोनों रेस्ट में रखे हुए हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, पहला यूनिट था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें पढ़े थे कि 2 चार्ज अगर रेस्ट में है तो उनके बीच जो कूलम्स फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो या तो रिपल्सिव हो सकता है या तो अट्रैक्टिव हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है किस पर? चार्ज के नेचर पर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो जाएगा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ आंसर भी लिख दिया मैंने आपके लिए, सुविधा के लिए। कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमसे कांटेक्ट में रहिए, जहाँ दिक्कत होती है आप हमसे परेशानी अपना सॉल्व करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी सुविधा आपके लिए है। हम आपके अच्छे भविष्य के लिए बिल्कुल लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप अच्छे मार्क्स लाइए और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बच्चों, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, इसका SI यूनिट को डिफाइन कीजिए। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। पहले कैपेसिटेंस को देखते हैं क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज अमाउंट ऑफ चार्ज। वो क्या है? चार्ज की मात्रा है, आवेश की मात्रा है जो कि कैपेसिटर स्टोर कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना चार्ज की मात्रा कैपेसिटर क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है फैराड। ये MCQ में भी आता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है तो याद रखेंगे फैराड उसका यूनिट होता है। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कीजिए और इसके 2 प्रॉपर्टी लिखिए। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम हो, इक्वल हो। सपोज हम इतना बड़ा सरफेस लेते हैं, इसमें अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, अगर यहाँ एक पॉइंट लें, एक यहाँ पॉइंट लें, एक यहाँ पॉइंट लें, A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D दे दे, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो अगर हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है तो इस तरह के सरफेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे इसमें बोल दिया गया कि इसके 2 प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कीजिए। मेंशन कीजिए मतलब लिखिए, बताइए। तो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। फिजिक्स में कहीं भी नॉर्मल दिखाई दे समझ जाइएगा क्या बोल रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, गामा का कि एक्स रे? तो गामा रे और एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सीरीज हम आपको बहुत बार बताए हैं, पीछे वीडियो में भी आप देख सकते हैं। 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड,
विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, 7 रे हो गई। इन सातों रे को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग वेवलेंथ पर और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पर। मतलब सबसे नीचे जो है गामा रे, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि गामा रे सबसे नीचे है और एक्स रे उसके ऊपर है। एक्स रे की फ्रीक्वेंसी कम होती है किसकी तुलना में, गामा रे की तुलना में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसका यूनिट लिखिए। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास करती हैं नॉर्मली, उस टोटल नंबर ऑफ लाइंस को एक कलेक्टिवली नाम दिया गया, एक समूह बनाया गया, उस समूह को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक संख्या होती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे क्वेश्चन है इसका यूनिट लिखना है। तो यूनिट इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है और जो डी एस लिखा हुआ एरिया को डिनोट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, जो कि ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, आइए अब हम लोग पहला सेट कंप्लीट कर लिए। पहला सेट का 7 क्वेश्चन हो गया। दूसरा सेट में आते हैं। दूसरा मॉडल सेट देखिए लिखा हुआ फिजिक्स का सेक्शन बी। पहले बोल रहा है व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला क्वेश्चन मतलब 26 नंबर क्वेश्चन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसे सेमीकंडक्टर को बोला जाता है जो कि प्योर होते हैं। प्योर मतलब शुद्ध, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। शुद्ध किसको बोलते हैं, जैसे एक होता है पूरा गाय का शुद्ध दूध और एक होता है मिलावटी जिसमें पानी मिला दिया जाता है, दोनों दूध में अंतर होता है। तो सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी अशुद्धि को नहीं मिलाया गया, विच इज फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, इसमें कुछ भी बाहर से ऐड नहीं किया गया है। अगर हम इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ बाहर से एलिमेंट्स, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो वो हो जाता है एक्सट्रिंसिक, ई एक्स। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया इंट्रिंसिक, आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में भी। तो आप अगर इंट्रिंसिक पूछा जाए उसको बना सकते हैं, एक्सट्रिंसिक पूछा जाए उसको बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट मतलब मास में कमी, हिंदी में पहले समझ लेते हैं। मास में कमी, आप जानते हैं बच्चों, एटम आपने पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर आप समझते हैं, देखे हैं। बीच का जो पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। चारों तरफ इधर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो बीच का पार्ट है न्यूक्लियस, ये बना होता है किससे किससे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो प्रोटॉन का अपना कुछ मास है, न्यूट्रॉन का अपना कुछ मास है, दोनों को मिलाकर हम बना दिए न्यूक्लियस। तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का मास और इधर न्यूक्लियस का मास बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही न्यूक्लियस को बनाया गया है। परंतु ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस का मास है इन दोनों के मास के सम से थोड़ा सा कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो वही जो मास में कमी होती है, उसी कमी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब कमी, मास तो आप समझ रहे हैं, द्रव्यमान में होने वाली कमी, द्रव्यमान क्षति को बोलते हैं मास डिफेक्ट। देखिए उसी को यहाँ लिखा गया, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, अंतर हो गया, बिटवीन द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बना है, न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस इन विच फ्री स्टेट द मास ऑफ न्यूक्लियस, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से। अब ये बना कैसे, देखिए लिखा हुआ, व्हेन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज फॉर्म्ड, इस न्यूक्लियस की बात की जा रही है। इसको कैसे बनाया गया है, ब्रिंगिंग प्रोटॉन्स को लाया गया और न्यूट्रॉन्स को लाया गया। देखिए अभी हम बताएं ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लाया गया। तो इस तरह से जो मास बना न्यूक्लियस का वो हमेशा लेस होता है, कम हो जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास से। इसी कमी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो एग्जाम में आप पहला ऊपर का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, या अगर पूरा लिखना चाहें तो पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास कितना बार होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ है। आप अगर क्वेश्चन बैंक का स्टडी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करके ही एग्जामिनेशन में जाना चाहिए, तब वहाँ आपने ये क्वेश्चन को ज़रूर देखा होगा। फोटोन क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। तो बोल रहा है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन हमेशा 0 होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ट्रिपल्ड, हाउ डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम चेंज। दो चार्ज हैं, एक Q1 मान लेते हैं, दूसरा को हम लोग Q2 मान लेते हैं। दो चार्ज मान लेते हैं Q1 Q2, दोनों के बीच दूरी r है। तब यहाँ पर इस कंडीशन में फोर्स इतना लगता है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, आप पढ़ चुके हैं, K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला कि डिस्टेंस को तिगुना कर दिया गया 3 टाइम्स, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स। तो यहाँ देखिए r के जगह 3r हमने पुट किया, होल स्क्वायर किए तो कितना आ गया 9r स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 को देखिए और यहाँ जो इक्वेशन 2 लिखा उसको देखिए, तो उससे साफ पता चलता है कि जो मास है, सॉरी जो फोर्स है 1/9 गुना हो रहा है, मतलब 9वां भाग कम हो जा रहा है। वैसे भी आप रिलेशन देख के समझ रहे होंगे कि अगर हम चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स और ये जो डिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली में क्या होता है बच्चों, एक चीज़ का वैल्यू बढ़ता है, दूसरे का वैल्यू घट जाता है। हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पर अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, मतलब सेमीकंडक्टर जो भी हम चर्चा कर रहे थे, जर्मेनियम सिलिकॉन, अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इनकी कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कंडक्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। मतलब अगर सिलिकॉन को हम गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोवैलेंट बॉन्ड में जो बंधे रहते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इलेक्ट्रॉन्स की फ्री हो जाएगी कंडक्शन के लिए। तो इस तरह से कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ सकता है, यहाँ कंडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा गया, आपसे हो सकता है इसका रेजिस्टेंस के बारे में पूछ दे। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे का उल्टा होता है। क्वेश्चन है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रेड लाइट का कि वायलेट लाइट का। तो ये आपने पढ़ा है इंद्रधनुष विबग्योर 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो ऑर्डर है बच्चों ये सजाया गया देखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अनुसार, मतलब वायलेट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और रेड का वेवलेंथ सबसे कम होगा। अब आप जानते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी उसका कम होता है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ देख रहे हैं उल्टा है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम वेवलेंथ वायलेट का होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन बोल रहा है किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रेड का कि वायलेट का। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस रिलेशन से साफ पता चल रहा है कि वायलेट का जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बैगनी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जबकि रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। विच फ्लेमिंग रूल अप्लाइज ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग पढ़ते हैं उसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाला गया है। ये बताता है फोर्स, ये फील्ड को और ये करंट को। बहुत आसान क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लिखिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। देखिए हम लोग अभी सेट 1 में चर्चा किए थे ना कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में, वही डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है कि 2 सोर्स को कोहेरेंट सोर्स तभी बोलते हैं जब वो इमिट करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस होना चाहिए, उनको हम कोहेरेंट बोलेंगे। किस बाइसिंग कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड लार्जर डिप्लीशन रीजन होता है, मतलब डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो कब बढ़ जाता है, तो रिवर्स बायस में बढ़ जाता है। फॉरवर्ड बायस में अक्सर आप देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं
वो हमेशा याद रखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग में अच्छे से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती है, चार्ज कैरियर आसानी से रीजन को पार कर जाते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन अगर हम उल्टा रिवर्स बायसिंग कर दें, जिसकी चर्चा भी हम लोग किए थे, उसमें क्या होता है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है, ठीक, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, चार्ज कैरियर एक तरह से एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाने सकते हैं, तो उस समय पीएन जंक्शन डायोड बढ़िया से काम नहीं करता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 2 मॉडल सेट का 1 लाइन का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी उसमें 3 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे से मेहनत करें और बहुत बढ़िया मार्क्स लाएँ। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी 3 सेट जो बचे हुए हैं उनके साथ।